डेट लगाओ आज की। लेक्चर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एप्लीकेशंस गॉस लॉ की 3 एप्लीकेशन हमको प्रिपेयर करनी है। 3 मार्क क्वेश्चन बनता है, ईच एप्लीकेशन 3 मार्क। कोई से भी पूछ लेते हैं। जो पहली एप्लीकेशन है, कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम क्या करते हैं कि जब 2 पॉइंट चार्ज होते हैं, फोर्स निकालना होता है तो क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ Q1 Q2/R। चार्जेस का, डिस्क्रीट चार्जेस का सिस्टम है तो कूलम्ब्स लॉ के साथ साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा लेते हैं। अलग अलग चार्जेस के कारण फोर्स निकाल के हम सबका वेक्टर सम करते हैं। पर अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी लेंथ के अलाउंग, किसी सरफेस पर, किसी वॉल्यूम में, तो आप क्या करोगे? या तो जैसे 11th में करते थे, रोटेशनल डायनामिक्स में तुमने सीखा था, पहले स्मॉल एलिमेंट लेते, उसका मास मानते dm, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते dm into r², फिर उसको इंटीग्रेट करते पूरी बॉडी के लिए। वैसे यहाँ पर भी स्मॉल एलिमेंट लेकर उसमें चार्ज dq मानकर उसका फोर्स निकालकर फिर उसे पूरे बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो बोर्ड मिटाया, बोर्ड चार्ज हो गया पॉजिटिवली, डस्टर चार्ज हो गया नेगेटिवली। डस्टर को तो मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ बोर्ड के रिस्पेक्ट में, पर बोर्ड अभी पॉइंट चार्ज ट्रीट नहीं कर सकता। हाँ, ये डस्टर बहुत दूर 1 किलोमीटर दूर पड़ा है तो मैं बोर्ड को पॉइंट मान सकता हूँ, पर अभी नहीं मान सकता। अभी मैं तुमसे कहूँ कि इस डस्टर पर बोर्ड के कारण फोर्स निकालो, तो तुम्हारे पास क्या तरीका है? उसमें स्मॉल स्ट्रिप लोगे, उसमें चार्ज लोगे dq, उसके कारण फोर्स निकालोगे, फिर प्रॉपर लिमिट्स लगाकर इंटीग्रेट करोगे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स। पर हमारे पास एक बीच का रास्ता है। अगर हम गॉस लॉ यूज करते हैं तो ये कैलकुलेशन शॉर्ट में हो जाती है। कैलकुलस यहाँ भी यूज करनी पड़ती है पर लो लेवल की कैलकुलस से काम चल जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले गॉस लॉ लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, यानी इस बोर्ड के कारण डस्टर की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तुमको तो F = QE। तो डस्टर का जो चार्ज होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स मिल जाएगा। तो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोर्स निकालना है या फील्ड निकालना है, तो हम फोर्स निकालने के लिए पहले फील्ड निकालते हैं और उसके लिए गॉस लॉ लगाते हैं। वो कैसे, वो हमें समझना है। गॉस लॉ से हमें एक रिलेशन मिलता है फ्लक्स का, phi = Q inside upon epsilon 0। एक रिलेशन तो ये आ गया फ्लक्स के लिए, और फ्लक्स का एक डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ E.d है और द होल सरफेस। तो दोनों रिलेशन से हमें फाई मिल रहा है, दोनों रिलेशन से फाई निकाल के फाई को एलिमिनेट कर देंगे। अब क्या बचा, E मिल जाएगा। तो वो तरीका तुमको सीखना है। हेडिंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट situated on ऑन को काट दो, सिंगल लाइन से ऐड करो, situated at distance small r, at a point situated at distance small r from an infinite line charge, having linear charge density lambda। जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है उसके पास जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। तो हेडिंग हो गया इसको। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो डेरिवेशन हम 2 स्टेप में करते हैं, पहले डायरेक्शन पता करेंगे फिर मैग्नीट्यूड। तुम्हें डायग्राम बनाने का लॉजिक समझना है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज को अगर मैं दिखाना चाहता हूं तो तरीका है कम से कम 3 डैश लाइन, फॉर्म लाइन, फिर 3 डैश लाइन। इसका एक्सटेंशन
नीचे माइनस इंफिनिटी से ऊपर प्लस इंफिनिटी तक। इस लाइन के अलॉन्ग चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से कि इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इसकी वजह से मुझे r डिस्टेंस पर सिचुएटेड किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी। इसे अगर मैं एक परपेंडिकुलर पे डाल दूं तो परपेंडिकुलर का फुट ये मिलता है पॉइंट O पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं इमेजिन कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि पूरा लाइन चार्ज छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, स्मॉल एलिमेंट्स, और ऐसे कोई से दो सिमेट्रिकली सिचुएटेड स्मॉल एलिमेंट्स कंसीडर करता हूँ मैं, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे। सपोज दिस एलिमेंट इज AB एंड दिस एलिमेंट इज CD। दोनों की लेंथ बराबर है, each of length dl। तो इनके अंदर जो चार्ज कंटेंट होगा स्मॉल लेंथ के कारण चार्ज भी स्मॉल, dq लैम्डा टाइम्स dl। यूनिट लेंथ में लैम्डा है तो dl लेंथ में लैम्डा dl। उस चार्ज के कारण अगर p पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम इमेजिन करते हैं p पर रखा है टेस्ट चार्ज +1। इस +1 को इसमें मौजूद dq रिपेल करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन। तो स्मॉल चार्ज के कारण जो फील्ड है फील्ड भी स्मॉल होगा, इसको मैं दिखाऊंगा DE से। सिमिलरली CD के अंदर मौजूद DQ रिपेल करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन। क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। हम कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल अलोंग वर्टिकल। मैंने कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्लियरली ऐड हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हम एंगल मान सकते हैं थीटा, तो ये भी थीटा बनाना है साथ साथ में। अगर तुम लोग नहीं बना रहे, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार ना करें, बिल्कुल साथ साथ में बना दे चले। इस डायरेक्शन में तो जुड़कर हो गया ट्वाइस ऑफ DE cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो गया DE sin थीटा एंड DE sin थीटा। इस डायग्राम के बेसिस पर मैं कंक्लूड कर सकता हूं, एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि और भी जो एलिमेंट होंगे जो सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, उन सभी एलिमेंट्स के कारण हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फील्ड तो जुड़ता जाएगा और वर्टिकल डायरेक्शन का कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो फील्ड बचेगा पॉइंट P पर, वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। तो डायरेक्शन के बारे में हमें कंक्लूसिव स्टेटमेंट मिल गया। तो ये डायग्राम जहां बनाया वहां पर पार्ट A ऊपर हेडिंग लगा सकते हो, टू फाइंड डायरेक्शन। ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं डायरेक्शन पता करने की, टू फाइंड डायरेक्शन। डायग्राम बनाने के बाद तुम्हें लैंग्वेज में ये स्पेसिफाई करना है, और जो कीवर्ड है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज। तो वो तुम्हें हाईलाइट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज लास्ट में। पूरी लैंग्वेज कुछ इस तरह से बनेगी, लिखोगे कंसीडरिंग द सिचुएशन शोन इन फिगर considering the situation shown in figure, comma, if the whole W actually whole line charge is assumed to be made of symmetrically situated elements
each of length dl, each of length dl, comma, then it is clear from the figure that the resultant electric field will be directed perpendicular to the line charge. Perpendicular to the line charge को अंडरलाइन करो. Resultant electric field will be directed perpendicular to the line charge. तो जब तुमने डायग्राम परफेक्टली बना दिया तो एग्जामिनर को कॉपी चेक कर रहा है, वो ढूंढ रहा है कि तुमने कहां पर लिखा है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज. अब जब तुमने अंडरलाइन कर दिया तो सीधे उसको दिख जाएगा, उस पे टिक लगाएगा. ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया डायरेक्शन का. हमने डायरेक्शन पता कर ली. अगर ये लाइन चार्ज है, चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट अगर यहाँ है तो फील्ड होगा उधर, पॉइंट यहाँ है तो फील्ड इधर, यहाँ है तो उधर, यहाँ है तो सिंपल सा लॉ, परपेंडिकुलर रेडियल डायरेक्शन. अब हम पता करेंगे मैग्नीट्यूड. पार्ट बी, टू फाइंड मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड पता करने के लिए तुमको एक डायग्राम और बनाना है. डायग्राम कुछ इस तरह का होगा. अगेन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, 3 डैश लाइन, फॉर्म लाइन, 3 डैश लाइन या ज्यादा डैश लाइन चलेगी. एक्सटेंशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक. और गॉस लॉ अगर मैं लगाना चाहता हूं तो मुझे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी होगी. अगर तुम में से कुछ एक्टिव बच्चे हैं जिन्होंने घर जाकर वो 6 पॉइंट पढ़े हैं तो कुछ समझ में आया होगा. गॉसियन सरफेस अगर हम सिमेट्रिकल लेते हैं तो काम आसान रहता है. किसी लाइन को अगर फैलाएंगे तो सिलेंडर मिलेगा. तो मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहा हूं यहां पर, जिस सिलेंडर की कर्व सरफेस उस पॉइंट P से पास हो रही. Suppose length of the cylinder is L. Capital L is length of cylinder. यानी इस लाइन चार्ज का कितना हिस्सा सिलेंडर के अंदर है? कैपिटल L है. और इस सिलेंडर की जो रेडियस है, नेचुरल है, अगर पॉइंट P पर लाइन कर रहा है, रेडियस इज R. इसको तुम उससे सिमुलेट कर सकते हो. तो ये लाइन चार्ज है और एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन किया. अगर मैं डायरेक्ट मेथड से फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो मैं जानता हूं फ्लक्स होता है E डॉट A. पर अगर अलग अलग सरफेसेस के लिए E और A के बीच का एंगल चेंज हो रहा है तो मुझे यूज करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्मॉल एरिया पैच समझो, एरिया का टुकड़ा, वेक्टर है, एक स्मॉल पैच यहां पर अगर कंसीडर करता हूं तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? परपेंडिकुलर टू दी. तो तुम्हें कंसेप्ट समझाना, अगर कर्व सरफेस है तो कॉन्वेक्स साइड से बाहर निकलते हुए, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया, वेक्टर एरिया dA. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी पता की हमने, रेडियल आउटवर्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा. तो E और dA के बीच एंगल 0 इस सिचुएशन में. पर सिलेंडर में ऊपर ढक्कन है, नीचे पैदा है. ऊपर ढक्कन पर अगर एरिया एलिमेंट लेता हूं तो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री. अगर इधर बॉटम में लेता हूं एरिया एलिमेंट, उधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं. तो dA है नीचे की तरफ, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड dA के परपेंडिकुलर है. तो ये ऐसे डायग्राम से क्लियर है कि दो ही सिचुएशन है.
एक सिचुएशन E और DA के बीच एंगल 0 है कर्व सरफेस के लिए, दूसरी सिचुएशन इनको बोलते हैं सर्कुलर एंड सरफेसेस, किनारे की सर्कुलर सरफेसेस। तो इन दोनों के लिए एंगल 90-90 है। इसको लिखने का तरीका सीखना है हमको। तो डायग्राम बन चुका है, SID डॉट डैश डैश, जो गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन किए वो डिस्क्राइब कर देंगे। Considering a cylindrical Gaussian surface with vertical axis, considering a cylindrical Gaussian surface with vertical axis passing through point P, as shown, comma, the net electric flux emerging from it, passing through point P as shown, comma, the net electric flux emerging from it, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से निकलेगा वो कितना होगा? 5 = इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, और इंटीग्रेशन कौन सा वाला? फॉर द होल सरफेस, डेफिनेट इंटीग्रल। सिलेंडर में दो तरह की सरफेसेस होने की वजह से मैं इस इंटीग्रल के दो पार्ट कर देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA फॉर कर्व सरफेस, ये लिखने का तरीका है तो तुम्हें सीखना है, प्लस ऊपर का ढक्कन नीचे का पैदा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA फॉर सर्कुलर एंड सरफेस। ये भी डेफिनेट इंटीग्रल ही है, लिमिट्स की तरह हमने कंडीशन डाल दी, कर्व सरफेस, सर्कुलर एंड सरफेस। यहां से सर्कल हटा दिया, इसी के दो पार्ट हो गए। अगली स्टेप में डॉट ब्रेक ओपन करते हैं। कर्व सरफेस के लिए हमें पता है E और D के बीच का एंगल 0, इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0। कर्व सरफेस को शॉर्ट कर सकते हैं CS, पहली बार में पूरा लिखा, अगली बार में बोर्ड में तुम ऐसे लिख सकते हो CS, अंडरस्टूड है। और यहां पर E dA cos 90, सर्कुलर एंड सरफेस को लिख सकते हो CES। वैसे तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, पर ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना नहीं, तो इस 0 का यानी cos 90 की वजह से 0 हो गई, ये तो खत्म हो गया, इसका इंटीग्रेशन 0। अब बचा ये, इसमें E यूनिफॉर्म है क्योंकि डिस्टेंस यूनिफॉर्म है सबकी, सारे पॉइंट्स की जो कर्व सरफेस पर है। E यूनिफॉर्म होने की वजह से E बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। dA मुझे इंटीग्रेट करना है कर्व सरफेस के लिए, तो dA अगर मैं सारे पैचेस जोड़ देता हूँ कर्व सरफेस के, तो मुझे कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा 2πrl। अगर ये हॉलो सिलेंडर होता, कैंची लेके ऐसे काट देता, फैलाता, तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिलती जिसकी लंबाई होती 2πr, चौड़ाई होती l। तो मैं अगली स्टेप में इसको लिख सकता हूं E into 2πrl। दिस इज इक्वेशन 1। मुझे 5 की वैल्यू मिल गई डायरेक्ट मेथड से, E into 2πrl इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक गॉस लॉ नहीं लगाया, गॉसियन सरफेस जरूर लिए, गॉस लॉ भी नहीं लगाया, अब लगाएंगे। नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ, वी मे राइट, नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ वी मे राइट। तुम पढ़ोगे आगे और भी लॉस, गॉस लॉ, ओम्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ,
जब भी हम कोई लॉ लगाएंगे, अगर उसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो फर्स्ट स्टेप में तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे और अगले स्टेप में वैल्यूज पुट करेंगे। तो हम जानते हैं गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पाई होल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, पहले तो ये लिखेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर जो गॉसियन सरफेस ये सिलेंडर है, इसमें q इनसाइड कितना है, यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा। तो L लेंथ में जो चार्ज आ जाएगा वो q इनसाइड है लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। दिस इज इक्वेशन 1 भी फ्लक्स को बता रही है, 2 भी फ्लक्स को बता रही है। 1 और 2 से फ्लक्स को एलिमिनेट कर दे तो E मिल जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get E into 2 pi r L equal to lambda upon epsilon 0 or E equal to lambda upon 2 pi epsilon 0 times r, जिसको मैं एक और फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। मुझे पता है 1 upon 2 epsilon 0 is 2k, twice of k lambda upon r। ये स्केलर फॉर्म में, इसको वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन एसोसिएट कर सकते हैं। डायरेक्शन हमें पता है कि ये पॉइंट जहां पे होगा डायरेक्शन होगी रेडियल r, जिधर भी होगा r कैप, तो मैं एक यूनिट वेक्टर एसोसिएट कर सकता हूं r कैप। एक तरीका तो ये है कि मैं यहां पे लगा दूं r कैप। दूसरा तरीका कि मैं नीचे r स्क्वायर कर दूं और यहां पे लगा दूं वेक्टर r, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो वैसे भी कर सकते हैं, दोनों फॉर्मेट हमारे पास है। इन वेक्टर फॉर्म अगर तुम इसे एक्सप्रेस करना चाहते हो तो वेक्टर E इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k लैम्डा r कैप अपॉन r लिखो, या लिखो E इक्वल टू 2k लैम्डा वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर। भले ही लिखने में तुमने r स्क्वायर लिख दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण है, कैसे चेंज होगा ग्राफ बना के बताएंगे। डिस्टेंस r के साथ कैसे चेंज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। So rectangular hyperbola is the graph E proportional 1 upon r, ये इसका वेरिएशन। ये पूरी डिटेल जो तुम्हें बोर्ड पर दिखाई दे रही है या तुम्हारी कॉपी में तुमने लिखी है, इट वर्थ 3 मार्क। 3 नंबर में इतना लिखना है along with ग्राफ। हमने पता कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इसकी सिग्निफिकेंस क्या, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, अगर तुमने ये पता किया तो इसको लिंक करते हैं। लिंक करते तो समझ में आएगा। जब वो पॉइंट चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तेजी से डिक्रीज हो रही थी कंपेयर टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r कम तेजी से डिक्रीज होगी, क्योंकि r की पावर 2 नहीं आ रही। सिमिलरली जहां पर पॉइंट सोर्स होता है वहां पर इंटेंसिटी, चाहे वो साउंड हो चाहे वो लाइट हो, तेजी से डिक्रीज होती है, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। और जहां लाइन सोर्स होता है वहां इंटेंसिटी, चाहे वो साउंड हो चाहे वो लाइट हो, कम तेजी से डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल स्पीकर है, छोटा स्पीकर पॉइंट सोर्स, कॉलम स्पीकर लाइन सोर्स। लैपटॉप में तुम देख रहे हो आजकल स्पीकर की स्ट्रिप आती, टीवी में स्ट्रिप फॉर्म में स्पीकर, पीछे भले ही छोटे छोटे स्पीकर लगे हो, पर ओवरऑल किसकी तरह बनाया उसको हमने, लाइन सोर्स, नॉट पॉइंट सोर्स। लाइन सोर्स बनाने से क्या है, इंटेंसिटी जो है साउंड की यूनिफॉर्म रहेगी काफी दूर तक, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। और पॉइंट सोर्स में इंटेंसिटी तेजी से डिक्रीज होगी। कहीं पर रोशनी करनी है, बल्ब लगा रहे हो
तो बल्ब ज्यादा लगाने पड़ेंगे, पास पास लगाने पड़ेंगे, पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ट्यूबलाइट लगाते हो, लाइन सोर्स कम लगानी पड़ेगी। अभी जो लेटेस्ट लाइटिंग सॉल्यूशन है वो हमारे पास है एलईडी। तो एलईडी होने को तो पॉइंट सोर्स है सिंगल एलईडी, पर हम क्या करते हैं, ऐसी कई एलईडीज को मिलाकर एक लाइन में लगाकर हम एलईडी ट्यूबलाइट बना लेते हैं। लाइन सोर्स की तरह जब उसको यूज करते हैं तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर रूल को फॉलो करती है इंस्टेड ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये डेरिवेशन, ये पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ ली। सेकंड एप्लीकेशन एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, बिल्कुल ऐसे कैसे हमको डिराइव करना है, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, फैमिलियरिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P to find electric field at a point P situated at distance small r from an infinite sheet of charge, from an infinite sheet of charge having charge density, infinite sheet of charge having charge density sigma। अब शीट है तो कैसी चार्ज, सरफेस पर है चार्ज, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे दिखाएंगे, आधा न सिग्मा। तो ये डेरिवेशन में हमें दो पार्ट में करना है, पहले डायरेक्शन पता करेंगे फिर मैग्नीट्यूड। तो तुम फर्स्ट लिखोगे टू फाइंड डायरेक्शन, बिल्कुल सिमेट्रिकल चलेगा, ऐसे कैसे। मैं तो इवन डायग्राम भी इसी में हेर फेर करके इसको यूज कर लूंगा, तो मैं तो दूसरा बनाना। तो पहले तुम्हें आइडिया होना चाहिए इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को दिखाते हैं कैसे। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को कैसे दिखाते हैं वो समझो। इनफाइनाइट शीट का मतलब ये है जैसे बोर्ड जहां से तुम देख रहे हो फाइनाइट है, पर तुम यहां आगे खड़े हो जाओ तो इनफाइनाइट है, बस इतना सा फर्क। तो अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इतना पास है कि उसके रिस्पेक्ट में जो सामने शीट है बहुत बड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इनफाइनाइट। तो जब हम कैपेसिटर को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि कैपेसिटर में दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस बहुत कम रखते हैं, बीच में कोई पॉइंट है, तो कैपेसिटर की वो कंडक्टिंग शीट या वो कंडक्टर उस पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करेगा, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव। ऐसे बनाया शीट को, दिस इज शीट एक्सटेंशन। तीन डैश लाइन इधर दिखाएंगे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब जब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन था तो हमने लेंथ एलिमेंट लिया था, अब शीट है तो मैं क्या मान लूंगा, ये शीट बहुत सारे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट से मिलकर बनी है। ऐसे दो एरिया एलिमेंट मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, अब की बार लेंथ एलिमेंट नहीं, अब की बार एरिया एलिमेंट। ईच ऑफ एरिया डी। तो चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कुछ चार्ज जो है वो एरिया एलिमेंट में आएगा। अगर चार्ज डेंसिटी की सिग्मा है तो एरिया एलिमेंट में जो dq चार्ज होगा वो कितना होगा, लैम्डा dl की जगह चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया सिग्मा डी। बाकी सबसे उस dq चार्ज के कारण अगर मैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हूं, then this electric field will be directed in this direction। +1 रखूंगा तो +1 को dq चार्ज रिपेल करेगा इस डायरेक्शन, ये वाला dq चार्ज रिपेल करेगा इस डायरेक्शन। कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दोनों फील्ड के जुड़ जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट्स दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
तो रिजल्टेंट फील्ड जो हमें मिलेगा वो डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू शीट ऑफ चार्ज। डायग्राम बनाओगे, उसके बाद सिमिलर लैंग्वेज आ जाएगी जैसे पहले लिखी थी। जिन्होंने डायग्राम बना लिया है खुद से लैंग्वेज बनाने की कोशिश करें, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा सिमेट्री मेंटेन करते हुए। Considering the sheet to be made of a number of symmetrically situated area elements, considering the sheet to be made of a number of symmetrically situated area elements, अभी सिमेट्रिकली सिचुएटेड किसके रेस्पेक्ट में? सेंटर ओ के रेस्पेक्ट में। So it is clear from the figure that symmetrically situated area elements, ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो each area dA, each area dA. It is clear from the figure that resultant field will be directed perpendicular to the sheet of charge. अंडरलाइन कैसे करेंगे? perpendicular to the sheet of charge. तो डायरेक्शन ये क्लियर हो गई कि अगर शीट यहाँ है, पॉइंट यहाँ है तो फील्ड उधर होगा, पॉइंट यहाँ है तो फील्ड उधर होगा। शीट के लिए अजम्पशन है कि शीट इतनी पतली है इसमें चार्ज की सिर्फ एक लेयर है, चार्ज की एक लेयर है, जैसे चांदी का बर्फ होता है जो मिठाई पे लगाते हैं, इतनी पतली शीट है कि चार्ज की सिर्फ एक लेयर है, पॉइंट इधर है तो फील्ड उधर है, पॉइंट इधर है तो फील्ड। फिर अब क्या करना है? टू फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पता करना है। फिर से डायग्राम बनेगा। अब की बार हम पैरेलल पाइप भी ले सकते हैं जैसे कि एनसीईआरटी में लिया हुआ, प्रेजेंट एनसीईआरटी में। पर अगर मैं सिमेट्री मेंटेन करना चाह रहा हूं तो मैं फिर से सिलेंडर लेता हूं और अब की बार सिलेंडर का एक्सिस होगा हॉरिजॉन्टल। दिस इज इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, लॉजिकल सीक्वेंस ये डायग्राम का। एक्सटेंशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एंड दिस इज सेंटर। सपोज मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन की, सिलेंडर जिसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और वो सिलेंडर इस शीट को काटते हुए जा रहा है। कुछ हिस्सा सिलेंडर का बाहर निकला हुआ है, कुछ हिस्सा शीट को काटते हुए पीछे। इस तरह से तो वो जो पॉइंट P है, तुमने अगर 6 पॉइंट पढ़े हैं तो उसमें एक शर्त ये भी है कि गॉसियन सरफेस पर वो पॉइंट लाई करना चाहिए जिस पॉइंट पर हम फील्ड निकालना चाहते हैं। जिस पॉइंट पर हम फील्ड पता करना चाहते हैं, गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से होकर गुजरनी चाहिए। तो हमारा ये जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल सरफेस, ये इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है। तो हियर इज पॉइंट P, दिस इज डिस्टेंस R। माना कि सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है, दिस इज अज्यूम्ड डेटा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सिलेंडर इज A।
तो जैसे पहले हमने किया था, सिलेंडर में दो तरह की सरफेसेस दिख रही हैं, एक है कर्व सरफेस, दूसरी सर्कुलर एंड सरफेस। तो क्या करेंगे, एरिया एलिमेंट लेंगे। सपोज एक एरिया एलिमेंट मैंने यहां लिया कर्व सरफेस पर, तो मुझे पता है डीए परपेंडिकुलर टू द फेस ऊपर की तरफ होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द शीट इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री कर्व सरफेस। पर अगर मैं सर्कुलर एंड सरफेस किनारे पर यहां एरिया एलिमेंट लेता हूं, तो डीए और ई दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। पिछली बार से उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। पिछली बार सर्कुलर एंड सरफेस के लिए 90 था, कर्व सरफेस के लिए 0 था। अब की बार कर्व सरफेस के लिए तो 90 हो गया और सर्कुलर एंड सरफेस के लिए 0 हो गया। सिमिलरली अगर इधर एलिमेंट लेता हूं, देन डीए एंड ई एंगल 0 डिग्री दोनों के बीच। तो डायग्राम पूरा हो गया। अब डेरिवेशन कर सकते हैं। SID dot dash dash considering a cylindrical Gaussian surface of area of cross section capital A of area of cross section capital A with horizontal axis, considering a cylindrical Gaussian surface with area of cross section capital A with horizontal axis, comma, the net electric flux emerging from it, net electric flux emerging from it, phi equal to integration of V dot dA for the whole surface। ये स्टेप यही रहेगी, कोई चेंज नहीं। अगली स्टेप भी यही रहेगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं, क्योंकि मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ दो तरह की सरफेसेस के लिए, कर्व सरफेस और दो ढोल बजाते हैं जैसे दोनों साइड के ढक्कन, दो सर्कुलर एंड सरफेस। पर अगली बार यहां चेंज करना होगा मुझे अगली स्टेप में। ये वाला एंगल तो होगा 90, इधर वाला होगा 0। तो अगली स्टेप में भी चेंज आएगा, और ये टर्निंग पॉइंट है इस डेरिवेशन का, जो अगली स्टेप है, और वो तुम्हें बताना है। ठीक है, ये तो 0, ये 2, E कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीए को क्या लिखो ये तुम्हें बताना है। जो भी तुम में से जवाब देना चाहता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तो हाथ ऊपर करो, फिर जवाब बताओ। हाँ बोलो। 2πr² क्या चीज है, एक्सप्लेन करो मुझे। देखो पहले देखो, ये r and 2πr² means πr² means ये, and 2πr² means इसका डबल। तुमको कौन सा एरिया चाहिए? ये डीए कौन सा पैच है? ये वाला पैच है। तुम्हें किसका एरिया चाहिए? सर्कुलर एंड सरफेस। πr², ये 2πr² क्या सर्कुलर एंड सरफेस का एरिया है? देखो तो सही डायग्राम में, तो देखो πr² है क्या चीज? हाँ, करेक्ट आंसर है 2। तो आगे यहाँ पे खाली ये है जो ऑलरेडी अज्यूम किया हमने। अगर मैं ये सारे पैचेस टुकड़े जोड़ता हूं तो मुझे एरिया मिलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, एंड दैट इज A। So I should write here A, and this is turning point of this derivation। यहाँ से अगर तुम भटके πr² वगैरह कुछ लगाया, 4πr² या कुछ भी लगाया, फिर आगे का डेरिवेशन
गड़बड़ हो जाए। ये समझना है तुमको हाउ इट इज ए। So this is equation 1, phi equal to 2EA। अभी हमने गॉस लॉ नहीं लगाया, आप लगाएंगे। Now applying Gauss law, phi equal to q inside upon epsilon 0। ये तो ऐसे कैसा आएगा? अब तुम्हें डिटरमाइन करना है हाउ मच इज q inside। ये सिलेंडर के अंदर शीट का कितना एरिया कंटेंट है? A। सिर्फ ए एरिया इसके अंदर आ रहा है जो कट रहा है। तो इस सिलेंडर के अंदर सिर्फ उतना ही चार्ज आ रहा है जितना एरिया ए पर है। यूनिट एरिया पर सिग्मा है, तो एरिया ए पर सिग्मा ए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम एलिमिनेट करेंगे। So we'll get 2EA equal to sigma A upon epsilon 0 or equal to sigma upon 2 epsilon 0. What is important about this expression? Sigma is constant, epsilon 0 and 2 are also constant. तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा डिस्टेंस पर, इंडिपेंडेंट ऑफ r। कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हम शीट को इनफाइनाइट मान सकते हैं, पॉइंट पास में हो कि दूर हो, जब तक शीट को इनफाइनाइट मान सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। एक लाइन लिख दोगे स्टार मार्क करके क्लियरली, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस r। क्लियरली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस स्मॉल r। तो वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा? वेक्टर फॉर्म में इसको तुम एक्सप्रेस कर सकते हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 टाइम्स r कैप, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर के अलावा ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा? r पर डिपेंड नहीं करता। यहां हमें y एक्सिस पर कोई वैल्यू मार्क करनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये वैल्यू मार्क। ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू r एक्सिस, इंडिपेंडेंट ऑफ r। ऐसा ग्राफ है। तो ये फिर 3 नंबर का एक और डेरिवेशन हमने पूरा कर दिया। पहला जब किया था तो आधा घंटा समय लगा था, दूसरा जब किया तो समय लगा है 18 मिनट। स्पीड बढ़ गई हमारी, यानी एक जैसी चीज जब बार बार रिपीट करते हैं तो अगली बार हमें वो टाइम कम लगता है। सिमेट्री दोनों डेरिवेशन। इसमें कुछ स्पेशल केस देखेंगे। सो हैविंग स्पेशल केस, एग्जाम में क्या करना है, तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने में तुम्हें 7 से 10 मिनट बस इतना ही लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। हार्डली 7 to 10 मिनट्स इतनी प्रैक्टिस करें। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझें। फिजिकली इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते। सूरज से जो धूप आ रही है, क्या कोई फर्क पड़ेगा कि 4 मंजिल ऊपर छत पर बैठकर तुम धूप खाओ सर्दी में, या नीचे जो ग्राउंड में खुला मैदान है वहां धूप खाओ? विल इट मेक डिफरेंस? इंटेंसिटी विल बी डिफरेंट और सेम? तो इसको आगे पढ़ेंगे हम वेव ऑप्टिक्स में। एक काम आती है वेव फ्रंट, एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, इंटेंसिटी प्रोपोर्शन 1/r²। बल्ब से जो निकल रहा है वो स्फेरिकल है।
सिलेंड्रिकल सोर्स ट्यूबलाइट से जो निकल रहा है वो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, उसमें इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जब ये सोर्स बहुत दूर होते हैं, बल्ब या ट्यूबलाइट, पॉइंट सोर्स या लाइन सोर्स, तो इतनी दूर तक आते आते वो वेव फ्रंट जो है प्लेन हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। नाउ इंटेंसिटी डज नॉट चेंज, इंटेंसिटी फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो सन से डिस्टेंस नहीं ज्यादा है कि वेव फ्रंट कैसा आ रहा है, प्लेन आ रहा है। कोरिलेट करो, एक झील है, तुम एक किनारे पर बैठे हो, तुम्हारा दोस्त दूसरे किनारे पर बैठा है, तुमने इधर पत्थर फेंका पानी में, लहर बनी, जैसे जैसे वो लहर आगे प्रोपेगेट करेगी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बढ़ता जाएगा, कर्वेचर कम होता जाएगा, जब तक वो तुम्हारे दोस्त तक पहुंचेगी वो ऑलमोस्ट प्लेन हो चुकी होगी, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बढ़ जाएगा कि लगभग इंफिनिटी हो जाएगा, और उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। जो लहरें बनती है समुद्र में, उनकी इंटेंसिटी जहां बनने का सोर्स है वहां तो चेंज होती है, उसके बाद चेंज नहीं होती, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। स्पेशल केस लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए मेटल प्लेट, कोई मेटल की प्लेट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए मेटल प्लेट। इसके लिए डायग्राम बनाएंगे, ये मेटल प्लेट, अजम्पशन ये है कि मेटल प्लेट में दो शीट होंगी चार्ज की, इधर भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और दूसरी साइड भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तुम साइड का किनारा देख रहे हो मेटल प्लेट का, मेटल प्लेट इस प्लेन में है परपेंडिकुलर टू बोर्ड, इधर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इधर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब पॉइंट कोई यहाँ पर है P, जहाँ पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, और पॉइंट P की डिस्टेंस इस प्लेट के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, यानी ये प्लेट इसके लिए इनफाइनाइट प्लेट की तरह काम कर रही है। तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि अगर मैंने टेस्ट चार्ज +1 इमेजिन किया, तो जो फ्रंट फेस पे चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, इसके कारण फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और जो बैक फेस वाला चार्ज है वो भी रिपेल करेगा, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो आधा और आधा मिला लेंगे तो एक बन जाएगा E at P इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। आई कैप लगा देता हूं, और आई कैप लगाने के लिए लॉजिक ये है कि मैंने यहाँ पर डायरेक्शंस दिखा दी, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो जो तुमने अभी डिराइव किया है ये उसकी एप्लीकेशन है। हमने इस कंसेप्ट को यूज करके मेटल प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अगर पॉइंट राइट हैंड साइड के बजाय लेफ्ट हैंड साइड पर होता तो मैं लिखता माइनस आई कैप, वैल्यू तो इतनी आती। इसी कंसेप्ट को और एक्सटेंड कर, ये हो गया स्पेशल केस 1, केस 2। ये एक शीट है, ये दूसरी शीट है, इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसकी है माइनस सिग्मा। ऐसा होता है कैपेसिटर के केस में, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां हम फील्ड पता करना चाहते हैं वो इस शीट्स के आसपास ही है। एक तो बीच में है P, एक इधर है Q, और तीसरा इधर है R। तुम्हें पता करना है P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q पर कितना होगा, R पर कितना होगा। तो लॉजिक ये है, जहां भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं हम वहां टेस्ट चार्ज को रख देते हैं महसूस करने के लिए कितना फोर्स लगेगा। तो यहाँ हमने टेस्ट चार्ज को रखा +1, ये इस +1 को उधर रिपेल करेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 से, और ये माइनस है इसलिए ये अट्रैक्ट करेगी, दोनों जुड़ गए, आधा और आधा एक, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आई कैप। ये रेफरेंस डायरेक्शंस। Q पर बात करें तो ये नेगेटिव इधर अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड कर नहीं रहा, दोनों इक्विवेलेंट अपोजिट 0, और यही सिचुएशन R की है।
तो कैपेसिटर में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज आमने सामने रखते हैं, तो कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिर्फ अंदर होता है, बाहर जीरो होता है। ऐसा ही सोलेनॉइड में होता है, सोलेनॉइड के बाहर या इंडक्टर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। इसमें हम और कंडीशन सोच सकते हैं, एक की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, दूसरे की सिग्मा 2, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ कोई पॉइंट होगा बीच में, तो उधर ज्यादा लगेगा अगर सिग्मा 1 बड़ा है, इधर कम लगेगा, ज्यादा वाले में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1/2 एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और इधर की बात करें तो दोनों जुड़ जाएंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, इधर भी दोनों जुड़ जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली कोई भी सिचुएशन हो शीट वाली हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकेंड एप्लीकेशन। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन, गॉस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है? बस थोड़ी सी फैमिलियरिटी अगर बन जाएगी, क्योंकि ये डेरिवेशन है, इसमें क्या चाहिए, फैमिलियरिटी चाहिए, यानी दोबारा इसको विद इन 24 आवर्स दोहराना जरूरी है। देन सेकंड रिवीजन रिक्वायर्ड है वीकेंड पर, थर्ड रिवीजन रिक्वायर्ड है मंथ एंड पर, और फोर्थ रिवीजन रिक्वायर्ड है 6 मंथ यानी दिवाली ब्रेक में। अगर ये रिवीजन तुमने प्लान कर लिए तो लास्ट में तो तुम्हें मजा आने वाला है। Next, to find electric field, at a point P situated at distance small r, at a point P situated at distance small r from center of a uniformly charged conducting sphere, from center of a uniformly charged conducting sphere having charge density sigma, having charge density sigma। इसमें एक और कंडीशन हो सकती है, ब्रैकेट में लिखोगे, और टोटल चार्ज कैपिटल Q having charge density sigma or total charge capital Q। तो इसका जो डेरिवेशन का रिजल्ट है, दो डिफरेंट फॉर्मेट में हम निकाल सकते हैं, या तो सिग्मा के टर्म्स में निकालेंगे या फिर निकालेंगे टोटल चार्ज दिया हुआ है उस पर Q डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस तो लिखी नहीं हमने, जहां लिखा तुमने यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और ब्रैकेट में ऊपर लिख दो रेडियस कैपिटल R, पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल r, और इस कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस कैपिटल R। अभी कंडक्टिंग स्फीयर हॉलो हो कि सॉलिड हो, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि हम हॉलो लेके चलते हैं, तो हॉलो की बात कर रहे हैं, जिससे तीन सिचुएशन बन जाएंगी। ये पॉइंट P इस स्फीयर के बाहर हो सकता है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये पॉइंट P इस स्फीयर की सरफेस पे हो सकता है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और क्योंकि ये हॉलो है तो पॉइंट P अंदर भी हो सकता है, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तीनों केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेस देन स्मॉल r, सॉरी लेस देन कैपिटल R एंड ग्रेटर देन कैपिटल R, ये दो केस सिलेबस में है, इक्वल टू R सिलेबस में नहीं, इसको शॉर्ट में करेंगे। केस A, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ब्रैकेट में लिखोगे पॉइंट P सिचुएटेड आउटसाइड द स्फीयर, पॉइंट P सिचुएटेड आउटसाइड द स्फीयर। अभी तक हम दो डायग्राम बना रहे थे, पहला डायरेक्शन के लिए और दूसरा मैग्नीट्यूड के लिए। पर्टिकुलर इस डेरिवेशन में हमें दो डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक डायग्राम से ही काम चल जाएगा, उसी से डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, उससे मैग्नीट्यूड भी। रीजन देखो तुम्हारे सामने, रीजन है सिमेट्री, जगह रखना एक बड़ा स्फीयर बनाने के लिए, ये छोटा स्फीयर, दिस इज द गिवन कंडक्टिंग स्फीयर,
जिसकी रेडियस कैपिटल R, सारा का सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज Q इस तरह से कि इसकी सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी वो कितनी हो गई, सिग्मा। रेफरेंस साइड पे मेंशन कर देंगे सिग्मा किसके बराबर होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। टोटल चार्ज Q है तो Q अपॉन O by R स्क्वायर कूलम पर मीटर स्क्वायर। हमें क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से रेडियली आउटवर्ड है, तो उसको अलग से पता करने की जरूरत नहीं। सीधे हम पॉइंट P को लोकेट करते हैं। हाँ लिखेंगे जरूर, उसको लैंग्वेज में लिखेंगे। पॉइंट P समवेयर हियर एट डिस्टेंस R। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ दिस। तो गॉस लॉ लगाने के लिए, फ्लक्स निकालने के लिए हमको एक गॉसियन सरफेस चाहिए। सिमेट्री मेंटेन करते हुए हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। पहले हमने सिलेंडर लिया था, आपकी बार स्फीयर। तो अगर मैं एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेता हूं तो इसमें तो एक ही तरह की सरफेस है, पूरा सिमेट्री है। सिलेंडर में दो तरह की थी, कर्व सरफेस, सर्कुलर एंड सरफेस। यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ एक ही तरह की सरफेस है। अगर मैं एरिया एलिमेंट लेता हूं तो क्लियर है, जिस डायरेक्शन में एरिया होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड होगा। रेडियल डायरेक्शन, रेडियल आउटवर्ड, तो दोनों के बीच एंगल होगा 0 डिग्री। डायग्राम बन गया। लैंग्वेज में हमें पहले डायरेक्शन के बारे में बताना है और फिर मैग्नीट्यूड के बारे में। तुम जब भी कोई डेरिवेशन करोगे और किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात अगर कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो डायरेक्शन भी बतानी है, स्पेसिफाई करनी है, खाली मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। तो डायग्राम बनाने के बाद तुम लैंग्वेज लिख सकते हो। फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, comma, it is clear that electric field will be directed radially outwards। तो बताओ इस पैराग्राफ में अंडरलाइन करने के लिए कौन सा वर्ड है, रेडियल आउटवर्ड। दिस इज कीवर्ड। एग्जामिनर ये पढ़ना चाहता है कि तुमने कहां लिखा है रेडियल आउटवर्ड। डायरेक्शन बता दी, पैराग्राफ चेंज। Assuming a spherical Gaussian surface of radius small r passing through point P. Assuming a spherical Gaussian surface of radius small r passing through point P, comma, net electric flux emerging from it phi equal to integration of E dot dA for the whole surface। एक ही तरह की सरफेस है तो ये सर्कल बना रहेगा, इसमें डॉट प्रोडक्ट ओपन किया, E dA दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री। क्योंकि सिमेट्री है, E हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर, तो E को हमने बाहर निकाला। इंटीग्रेशन ऑफ dA, डायरेक्ट एक स्टेप खा भी सकते हैं हम। dA सारे पैचेस जोड़ो, जो तुम में से कॉन्फिडेंट है हाथ ऊपर करो और बताओ क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dA। जो कॉन्फिडेंट है हाथ ऊपर करके बताओ। हाँ बोलो। 4 by r स्क्वायर में r छोटा लिखूं कि बड़ा लिखूं, ये समझने की बात। क्योंकि मैं ये वाले पैचेस जोड़ रहा हूं तो मुझे बाहर वाले का एरिया चाहिए, तो ये आएगा 4 pi स्मॉल r का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन 1। डायरेक्ट मेथड से फ्लक्स मिल गया। अब गॉस लॉ से
फ्लक्स पता करेंगे, फिर 5 को एलिमिनेट करेंगे। नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ, we may write, now applying Gauss law, we may write phi equal to q inside upon epsilon 0। q inside पता करने के लिए तुम्हारे पास दो तरीके हैं। It depends on क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में तुम्हें सिग्मा दिया हुआ है कि कैपिटल Q दिया हुआ है। अकॉर्डिंगली दो तरीके हो जाएंगे। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से कोई सा एक तरीका तुम्हें यूज करना है। दो तरीके हम ऐसे लिख देते हैं, इधर और इधर। अगर तुम्हें दिया है टोटल चार्ज कैपिटल Q है, तो सारा का सारा चार्ज देख लो तुम इसके अंदर आ रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो phi equal to कैपिटल Q upon epsilon 0, दिस इज इक्वेशन 2। और मान लो चार्ज नहीं दिया है कैपिटल Q, उसकी बजाय दिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो phi कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया। अब कौन सा एरिया क्या लिखूं, कौन सा आर लिखें? स्मॉल ही आएगा। देखो चार्ज किस पर है, ये समझने की बात है। चार्ज है कैपिटल आर रेडियस वाले स्फीयर, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्यों की जगह लिख सकते हो सिग्मा इंटू 4 पाई आर अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको माना इक्वेशन 2 डैश। या तो 1 and 2 यूज करो, या तो 1 and 2 डैश। From equations above, अगर मैं 1 and 2 यूज करता हूं तो मेरे पास आता है E into 4 pi r square equal to Q upon epsilon 0, जिससे मुझे E मिलता है 1 upon 4 pi epsilon 0 times Q upon r square, जिसको मैं लिख सकता हूं KQ upon r square। ये क्या हुआ? KQ upon r square, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर। मतलब ये स्फीयर भी कैसे बिहेव कर रहा है? लाइक पॉइंट चार्ज। अगर तुमने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होता तो उसमें एक शेल थ्योरम थी, और वो शेल थ्योरम ये स्टेट करती है कि अगर पॉइंट सिचुएटेड आउटसाइड, तो ये जो शेल है इसको शेल बोलते हैं, मोगला बोला है शेल। तो शेल बिहेव करती है जैसे तो इसका सारा का सारा मास ग्रेविटेशन में कंसंट्रेटेड हो सेंटर पर, जैसे तो इसका सारा का सारा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंसंट्रेटेड हो सेंटर पर। अगर ये सारा चार्ज Q सेंटर ऊपर होता तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? इतना। PQ है R स्क्वायर, उतना ही है। तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे उसको इंडिकेट करके, और साइमल्टेनियसली इधर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। E into 4 pi small r square equal to sigma 4 pi capital R square upon epsilon 0, और E equal to 4 pi cancel sigma upon epsilon 0 times R square upon R square. This is expression. इसको इंडिकेट करके एरो मार्क करके स्टार मार्क करके लिखोगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछा जाता है। उनसे कहते हैं शो दैट ए यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो कंडक्टिंग शेल बिहेव्स एज इफ इट्स होल चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो ये पूरा वही है, ये शो किया है। तो उसको इंडिकेट करके लिखोगे स्टार मार्क करके, इसमें एरो बनाकर क्लियरली। Uniformly charged hollow conducting shell, uniformly charged hollow conducting shell behaves for outside situated points, behaves for outside situated points as if, जैसे तो as if its whole charge, its WHOL whole सारा का सारा, its whole charge were concentrated at its center, its whole charge were concentrated at its center।
ब्रैकेट में लिखो शेल थ्योरम, उसे लिंक करेंगे इसको, शेल थ्योरम। तो ये पता कर लिया हमने। डायरेक्शन एसोसिएट करनी है, डायरेक्शन पता है, रेडियल डायरेक्शन। केस बी, केस ए था, केस बी, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो अगर सरफेस पर ये पॉइंट, इसके लिए डायग्राम नहीं बना रहे, सिंपली हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन है इसमें स्मॉल r को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल R। लिखोगे एक लाइन, रिप्लेसिंग स्मॉल r विद कैपिटल R इन अबव एक्सप्रेशंस वी गेट, रिप्लेसिंग स्मॉल r विद कैपिटल R इन अबव एक्सप्रेशंस वी गेट, देखो यहां रखूंगा तो r कट गया, क्या बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज, चाहे किसी भी शेप का कंडक्टर हो, किसी भी साइज का कंडक्टर हो, अगर उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो आउटसाइड द कंडक्टर, जस्ट ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जस्ट ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर, लिमिटिंग सिचुएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इतना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, खिचड़ी नहीं बनानी। अभी इससे पहले जो पढ़ा था वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 वो शीट के कारण, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और इक्वल के क्यू, छोटे r की जगह बड़ा a के ऊपर r, ये फॉर्मेट है। लाइन 3 को केस सी, तीसरा केस, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। हम स्फीयर के अंदर की बात कर रहे हैं, अभी डायग्राम बनाना रहेगा। ये ओरिजिनल स्फीयर, रेडियस कैपिटल R, सारा का सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P यहां है, समवेयर हियर, दिस इज स्मॉल r लेस देन कैपिटल। तो गॉसियन सरफेस कहां से होकर जानी चाहिए, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पॉइंट P से होकर जा रही है, डॉटेड लाइन से हमने दिखाई। कितना चार्ज कंटेन कर रही है अपने अंदर, कोई चार्ज नहीं, तो फील्ड होगा क्या, जब चार्ज नहीं तो फील्ड कहां से होगा। तो मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो तुम्हें सीखना है, डायग्राम बनाने के बाद लैंग्वेज लिखो। In this case, comma, the whole charge, in this case the whole W actually whole charge lies outside the Gaussian surface. In this case the whole charge lies outside the Gaussian surface. So हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर रहे हैं डायरेक्टली, ये भी फाई दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके डायरेक्टली लिखते हैं। फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू Q इनसाइड इज 0, Q इनसाइड 0, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 इज 0। हमें पता है E ही 0 होगा क्योंकि dA तो 0 नहीं, और E इक्वल टू 0। इसको हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। लिख दो नीचे, इट इज कॉल्ड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इफेक्ट, जिसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मंडे को। 20 मिनट्स की डिटेल है, उसके बाद टेस्ट। आज के लिए काफी है।